साल 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। पूरा यूरोप जल रहा था। 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर 12 देशों ने साइन किया नॉर्थ अटलांटिक This ट्रीटी। union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. फिनलैंड के नाटो ज्वाइन करने से नाटो की रसिया के साथ शेयर्ड बॉर्डर दुगनी हो गई। लगभग 830 माइल्स यानी 1340 किलोमीटर बढ़ गई। 2007 इस्टोनिया, एक छोटा सा यूरोपीय देश, कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। 22 दिन तक, लगातार 22 दिन इस्टोनिया की सरकारी वेबसाइट बंद रही, बैंक बंद हो गई, मीडिया हैक हो गया, देश की डिजिटल लाइफ रुक गई। कोई बम नहीं था, कोई मिसाइल नहीं था, सिर्फ कंप्यूटर कोड था, और यह रसिया की तरफ से था। नाटो को पहली बार समझ आया कि अगला बड़ा युद्ध इंटरनेट पर लड़ा जाएगा। यह वो नाटो नहीं है जो बाप दादा जानते थे, यह वो नाटो है जो पूरी तरह से टेक्निकली एडवांस्ड है। यह एक टेक्निकल कंपनी और मिलिट्री अलायंस का हाइब्रिड है। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई हैकर बस एक लैपटॉप से किसी देश का पावर ग्रिड बंद कर दे, हॉस्पिटल बंद कर दे या पानी जहरीला कर दे, तो क्या यह युद्ध माना जाएगा? नेटो का जवाब है हाँ। और इसका मतलब है एक हैकर की एक क्लिक 32 देशों की पूरी फौज को युद्ध में खींच सकती है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह 2026 की रियलिटी है। लेकिन रुकिए, नेटो सिर्फ साइबर अटैक पर नहीं रुका, यह स्पेस को बैटलफील्ड मान चुका है। यह एआई में इन्वेस्ट कर रहा है और यह तय कर रहा है कि इंटरनेट पर रूल्स कौन बनाएगा। 1949 में नेटो 12 देशों का एक सिंपल एग्रीमेंट था। आज 2026 में यह 32 देशों का ऐसा अलायंस है जो तय करता है कि दुनिया का अगला युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। और किसने शुरू किया, यह डिसाइड करना सबसे मुश्किल काम है। आज की इस वीडियो में हम नेटो की वो कहानी समझेंगे जो आपको किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताई। तो बैठ जाइए, या राइड थोड़ी बम्पी होगी। साल 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। पूरा यूरोप जल रहा था। लाखों लोग मारे गए थे, शहर धूल में मिल गए थे, और अब एक नया डर था, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन यानी रसिया और उसके साथ 15 कंट्रीज, वो तेजी से ताकतवर हो रहे थे। उनकी फौज बड़ी थी, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, और उनका एक ही गोल था, कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैलाना। अमेरिका को डर था कहीं पूरा यूरोप सोवियत यूनियन के कब्जे में न चला जाए, तो उन्होंने एक प्लान बनाया, एक ऐसा एग्रीमेंट जहां एक पर हमला सब पर हमला। 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर 12 देशों ने साइन किया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. और यही था नेटो का जन्म। नेटो की फाउंडिंग ट्रीटी सिर्फ 14 आर्टिकल्स और 1000 वर्ड्स की थी, लेकिन उन 1000 वर्ड्स ने दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस खड़ी की। इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था आर्टिकल 5, जिसमें लिखा था अगर किसी एक नेटो देश पर अटैक हुआ तो यह सभी नेटो देशों पर अटैक माना जाएगा। सिंपल, क्लीन, पावरफुल। अब यहाँ एक बात है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। आर्टिकल 5 अपने पूरे हिस्ट्री में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है। किसी रसिया के अटैक पर नहीं, किसी चाइना के थ्रेट पर नहीं, बल्कि ऑन 11 सितंबर 2001 जब अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक्स हुए। It underscores the urgency of intensifying the battle against terrorism, a battle that the NATO countries, indeed all civilized nations, यानी नेटो ने अपना सबसे बड़ा वीपन सिर्फ एक बार चलाया है। तो आज इसकी कहानी की इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, कोल्ड वॉर खत्म हुई और दुनिया ने कहा नेटो की जरूरत है क्या अब? यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां नेटो ने खुद को
पूरी तरह बदला। 1949 में नाटो में 12 देश थे, आज 2026 में 32 कंट्रीज हैं। यह एक्सपेंशन नेचुरली नहीं हुआ। हर बार जब दुनिया में कोई बड़ा खतरा आया, नाटो और बड़ा हो गया। जैसे 2022 में रसिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन किया, और क्या हुआ? अप्रैल 2023। Today I'd like to say thank you to all of our allies. We have chosen you and you have chosen us. All for one, one for all. फिनलैंड, जो 200 साल से न्यूट्रल था, नाटो को ज्वाइन कर लिया। मार्च 2024 स्वीडन, जो 200 साल से न्यूट्रल था, उसने भी नाटो को ज्वाइन कर लिया। अब दोस्तों, एक दिलचस्प बात है, रसिया ने यूक्रेन को नाटो से दूर करने के लिए हमला किया। Ukraine said Russian forces had also seized the Chernobyl nuclear power plant near the northern border. नतीजा यह हुआ कि नाटो रूस के और करीब आ गया। फिनलैंड के नाटो ज्वाइन करने से नाटो की रसिया के साथ शेयर्ड बॉर्डर दुगनी हो गई। लगभग 830 माइल्स यानी 1340 किलोमीटर बढ़ गई। यह आयरोनी नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स है। बाल्टिक सी, जो कभी रसिया, स्वीडन और फिनलैंड सबका था, अब प्रैक्टिकली नाटो का इनलैंड सी बन चुका है। रसिया के पास सिर्फ कैलिनग्रैड और सेंट पीटर्सबर्ग का थोड़ा सा नवल एक्सेस बचा हुआ है। चेस में इसे जुगवैंग कहते हैं, जब हर मूव आपको नुकसान पहुंचाए। अब वो हिस्सा जो दुनिया को सच में डराता है। 2007 इस्टोनिया, एक छोटा सा यूरोपीय देश, कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। 22 दिन तक, लगातार 22 दिन इस्टोनिया की सरकारी वेबसाइट बंद रही, बैंक बंद हो गई, मीडिया हैक हो गया, देश की डिजिटल लाइफ रुक गई। कोई बम नहीं था, कोई मिसाइल नहीं था, सिर्फ कंप्यूटर कोड था, और यह रसिया की तरफ से था। नाटो को पहली बार समझ आया कि अगला बड़ा युद्ध इंटरनेट पर लड़ा जाएगा। 2008 में नाटो ने अपनी पहली साइबर डिफेंस पॉलिसी बनाई और CCDCOE नाटो कॉर्पोरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टोनिया में ही बनाया, जहां अटैक हुआ था वहीं। यह सिंबोलिज्म नहीं था, यह मैसेज था। 2016 वार्सो समिट में नाटो ने डिक्लेयर किया, साइबर स्पेस एक ऑपरेशनल डोमेन है। इसका मतलब समझिए, लैंड, सी, एयर के बाद अब साइबर स्पेस भी ऑफिशियली एक बैटलफील्ड है। आपका इंटरनेट एक युद्ध का मैदान है और नाटो उस मैदान का गार्जियन बनना चाहता है। नाटो के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मर्सिया जियोना ने कंफर्म किया, एक मैसिव साइबर अटैक आर्टिकल 5 को ट्रिगर कर सकता है, यानी 32 देश उस अटैकर के खिलाफ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। मैसिव का मतलब क्या है? नाटो ने इसे कभी डिफाइन नहीं किया, इंटेंशनली डिफाइन नहीं किया। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलेनबर्ग ने कहा, आर्टिकल 5 ट्रिगर होने की थ्रेशोल्ड पर्पसफुली वेग रखी गई है। दोस्तों, इस चीज को समझिए, इसको वेग क्यों रखी गई है? क्योंकि अगर दुश्मन को पता होगा कि लाइन कहाँ है, तो वो उस लाइन के ठीक नीचे अटैक करता रहेगा। हमेशा अनसर्टेनिटी नाटो का सबसे बड़ा वीपन है, और यही रसिया भी कर रहा है। यूक्रेन वॉर में जो साइबर अटैक्स हुए, वो सब इस थ्रेशोल्ड के नीचे थे, क्योंकि रसिया जानता है लाइन कहाँ है, पता नहीं, तो वो केयरफुल है। यही डेटरेंस है, यही नाटो चाहता है। साइबर के बाद नाटो रुका नहीं। 2019 में नाटो ने स्पेस को 5th ऑपरेशनल डोमेन डिक्लेयर किया। लैंड, सी, एयर, साइबर और अब स्पेस। सोचो, आज दुनिया का जीपीएस इन्हीं सैटेलाइट से चलता है। तुम्हारा गूगल मैप्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, हवाई जहाज का नेविगेशंस, मिलिट्री की सारी कम्युनिकेशन अगर कोई इन सैटेलाइट को हैक कर ले या तोड़ दे, तो एक पूरी आर्मी ब्लाइंड हो जाए, एक देश की इकोनॉमी रुक जाए। और नाटो ने कहा है, सैटेलाइट्स पर अटैक भी आर्टिकल 5 ट्रिगर कर सकता है। और फिर है एआई।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाटो का डेना प्रोग्राम है डिफेंस इनोवेशन एक्सीलरेटर फॉर नॉर्थ अटलांटिक। यह एआई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में इन्वेस्ट करता है, नेक्स्ट जनरेशन इंक्रिप्शन में इन्वेस्ट करता है। नाटो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है। प्राइवेट टेक्निकल कंपनीज नाटो को रियल टाइम साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस देती है। नाटो की स्ट्रेटजी है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में अपनी पैठ बना रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया का 80% क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर के पास है, जैसे कि पावर ग्रिड्स, वाटर सिस्टम्स, फाइनेंशियल नेटवर्क्स। यह सब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये सब प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है। बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें कंट्रोल करती हैं। तो अगर नाटो को डिजिटल वॉर जीतनी है तो उसे सिलिकॉन वैली को साथ लेना होगा। यह वो नाटो नहीं है जो बाप दादा जानते थे, यह वो नाटो है जो पूरी तरह से टेक्निकली एडवांस्ड है। यह एक टेक्निकल कंपनी और मिलिट्री अलायंस का हाइब्रिड है, और यह सिर्फ एक शुरुआत है। अब बात करते हैं असली पावर बैलेंस की। नंबर से समझते हैं। 2024 में कंबाइंड नाटो डिफेंस बजट था 1.3 ट्रिलियन। रसिया का डिफेंस बजट है 65 बिलियन और चाइना का डिफेंस बजट 250 बिलियन। यूएस अकेले नाटो के बाकी सभी नंबर से ज्यादा खर्च करता है। नंबर्स में नाटो बहुत आगे है, लेकिन यहाँ वो बात है जो नाटो को रात को नींद नहीं आने देती। रसिया के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, चाइना के पास इकोनॉमिक लिवरेज है पूरी दुनिया पर, और दोनों मिलकर एक अनऑफिशियल पार्टनरशिप बना रहे हैं। नाटो के पास पैसा है, लेकिन यूनिटी वो कहाँ है? नाटो के अंदर भी टेंशन्स हैं। 32 में से सिर्फ 23 देश ही 2024 तक जीडीपी का 2% डिफेंस पर खर्च कर पा रहे थे, जो नाटो का मिनिमम टारगेट था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जो यह टारगेट नहीं पूरा करेगा, अमेरिका उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल देखिए, यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता है। 2023 और 2024 के समिट्स में उसे हिस्टोरिक शिफ्ट और इरिवर्सिबल पाथ कहा गया, लेकिन फॉर्मल इनविटेशन अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में आ जाए और रसिया अटैक कर दे तो आर्टिकल 5 ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और फिर वर्ल्ड वॉर 3 एक लीगल क्लॉज होगी। यही वो लाइन है जो नाटो कभी क्रॉस नहीं करना चाहता। इसलिए यूक्रेन को अलायंस की सपोर्ट तो है, बट अभी मेंबरशिप नहीं दी गई है। यह क्रुएल्टी नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है जिस पर सारे कंट्रीज बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे यह तो यूरोप की बात है, इंडिया का इससे क्या लेना देना? दोस्तों, इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है और शायद नहीं बनेगा, लेकिन जो साइबर पॉलिसीज नाटो बना रहा है वो रूल्स आपके व्हाट्सएप, आपके इंस्टाग्राम, आपके यूपीआई पर भी अप्लाई होते हैं। भारत नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बनाए हुए इंटरनेट में हम रहते हैं। इंडिया की यूएस, फ्रांस, यूके के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप है। क्वाड में इंडिया है जो इंडो पैसिफिक में नाटो जैसी रोल निभा रहा है। इंडिया अकेला खेल रहा है, रसिया से भी रिलेशंस, नाटो से भी रिलेशन। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यही इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ा चैलेंज भी। जब नाटो साइबर रूल्स बनाता है तो वो डिसाइड करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सेफ है। जब वो चाइना की टेक कंपनीज पर बैन लगाता है तो इंडिया को चूज करना पड़ता है, वेस्ट के साथ या अपनी इंडिपेंडेंस के साथ। यह चॉइस आने वाले डिकेड्स में इंडिया को डिफाइन करेगी। तो दोस्तों, 1949 में 12 देशों ने एक सिंपल एग्रीमेंट किया था, एक पर हमला सब पर हमला। इतना सिंपल, लेकिन 75 साल बाद वो एग्रीमेंट एक ऐसी ताकत बन गई है जो तय करती है कि इंटरनेट के रूल्स कौन लिखेगा, सैटेलाइट्स किसके होंगे और एआई का भविष्य कैसा होगा। और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है, क्या सिक्योरिटी के नाम पर पावर का यह कंसंट्रेशन सही है? क्या 32 देशों का एक अलायंस बाकी 160 देशों के लिए रूल बना सकता है? इतिहास हमें बताता है जब भी किसी एक ताकत ने दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसने सिक्योरिटी दी, हाँ, लेकिन उसने दूसरों की ऑटोनॉमी भी छीनी। रोमन एम्पायर ने वही किया था।
ब्रिटिश एम्पायर ने वही किया था और सोवियत यूनियन ने वही करने की कोशिश की, और शायद नाटो भी यही कर रहा है, बस एक अलग लैंग्वेज में। लेकिन फिर एक काउंटर थॉट आता है, बिना किसी गार्जियन के दुनिया का क्या होगा? जब साइबर अटैक से डेमोक्रेसी को तोड़ा जा सकता है, जब एआई से इलेक्शन मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, जब सैटेलाइट से पूरे देश को ब्लाइंड किया जा सकता है, तो क्या हमें किसी वॉचमैन की जरूरत नहीं है? प्लेटो ने कहा था, हु विल गार्ड द गार्जियंस? रखवालों की रखवाली कौन करेगा? नाटो के बारे में यही सवाल है। यह दुनिया का सबसे पावरफुल गार्जियन है, लेकिन इसका कोई गार्जियन नहीं है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। पावर को पावर ही चेक करती है। और अभी दोस्तों, अभी वो बैलेंस अधूरा है। यह वीडियो यहाँ खत्म नहीं होती, यह सवाल तुम्हारे साथ जाता है। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है दुनिया को नाटो जैसे गार्जियन की जरूरत है, या यह एक नई एम्पायर है? अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो उससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होगी। धन्यवाद।